गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। चलो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं और अनूप सर नहीं आए? आ रहे हैं सर। सर आ रहा हूँ, इसी वीडियो में आऊंगा कहीं पे मेरे अच्छा, साथ में। हाँ कोई नहीं, दोनों साथ ही आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दोनों एक साथ फोटो आएंगी? आ जाओ। हाँ, क्या घर में ही हो? आप घर ही है सर। नॉनवेज की परेशानी, नॉनवेज की धनराज को परेशानी तो नहीं आ रही? धनराज नहीं खाता ना नॉनवेज? नहीं नहीं सर, वैसे तो नहीं खाते पर कभी कभी खा ले। मैं तो लैंडस्केप बासु सर, आप ऐसे इस टाइप से कर लीजिए फोन, क्योंकि जो भी आपका पिक्चर, हाँ हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है। एक मिनट और सर। बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर, क्या है ना कि ज्वाइन होने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करके हैं सर, क्योंकि अदर पर्सन भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो फिर कुछ मतलब कि सही नहीं बकता, मतलब कि अच्छा बात नहीं करता, वो कुछ भी बक के चला जाता है, तो इसीलिए देख रहे हैं थोड़ा सा। हाँ सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ कि आप ही स्टार्ट कीजिए, इन दोनों को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वासु जी को, और ये दोनों कहाँ पर और कौन सा जॉब वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट सर। हेलो एवरीवन, आप लोग जितने भी ज्वाइन हैं अभी, उन लोग को थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि एक है साहब इधर सर है, जो वो आपका है फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी, जो आपका दिल्ली में है, वहां का डायरेक्टर साहब है। और एक साइड में आप लोग को दिख रहे होंगे, एक है बासु और एक है अनूप गुप्ता। बासु गुप्ता और अनूप, इन लोग यहीं से स्टडी किए हैं फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी से, और यहीं से लगभग 1 मंथ मतलब पहले ही जापान गए हैं वो जॉब करने के लिए। ठीक है, तो इन लोग कितना पैसा दिए हैं, कब गए हैं, किस तरह का वहां काम है, और वो आप लोग सब क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, और किस तरह का वहां पे भी मतलब कि प्रॉब्लम है या नहीं, मेडिकल सुविधा कैसा है, आप जितना सारा जानकारी ले सकते हैं। और कितना पैसा इंस्टीट्यूट के थ्रू पहले लिया गया है, फिर बाद में कितना लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट से 1-1 लाख रुपया लेकर और 1 साल 2 साल से दौड़ा रहे हैं, जब वो नहीं भेज रहा और पैसा लेने जा रहा है, मांगने जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि पैसा वापस नहीं कर रहा, और उसके बाद वो लड़कन को भी धमकी दे रहा, कुछ मतलब इस टाइप का। तो फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी से आप लोग सच्चाई जान लीजिए सामने, क्योंकि बच्चा लाने का हमारा यही है उद्देश्य की आप लोग जानिए, और यहां से फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा लगे तो यहां ज्वाइन कीजिए और यहां से जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आप सर। जी सर, आप। ओके, थैंक यू। एक बार फिर आप लोगों के साथ हैं हम, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, अजय सान जो है वो हमें बताएंगे, फिर हम उनका आंसर्स दे देंगे। तो वासु सान जी सर। और अमृत सान दोनों अभी लास्ट मंथ ही जापान में पहुंचे हैं, और एज ए केयर गिवर गए हुए हैं यहाँ पर। एक और भी इनके फ्रेंड हैं, वो अभी बिजी हैं, वो साथ में नहीं, 3 लोग गए थे। 3 नेपालीज हैं जो पहुंचे हैं, तो अभी तो उनको भी हार्डली मेरे को लग रहा है कि 1 वीक भी नहीं हुआ है वहां पहुंचे हुए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हो सकता है हम उन लोगों को भी साथ में लेके आएंगे।
ठीक है, तो जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, आपसे बासु शान और अनूप गुप्ता से मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि आपके जो आप जापान जाने से पहले इस इंस्टीट्यूट में, फुरुसावा लैंग्वेज एकेडमी में कुछ पैसा दिए थे या नहीं दिए थे, कितना दिन में गए और कितना पैसा मांग रहे हैं सर, और किस तरह का इंस्टीट्यूट है, और इस पे इंटरेस्ट क्या बोलते हैं ना कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत सारे ज्वाइन है वो बता दीजिए आप। क्योंकि क्या हुआ ना कि अभी हाल में बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट है ना जो पैसा ले लेकर मतलब कि फ्रॉड कर रहा है बच्चे लोग से। क्योंकि हाल ही में एक इंस्टीट्यूट था जो नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बच्चे लोग से 1-1 लाख रुपया लेकर और उसके साथ कुछ मतलब कि परसेंटेज पे लेकर पैसा दिया, उसके बाद कि पैसा जापान भी नहीं भेजा गया और बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए जी जी मैं आपने देता हूँ। मैंने पहले मैं जब से जॉब ढूंढ रहा था DIT के SW के अंडर, तो मतलब मैंने काफी चेक किया था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था फुरुसावा लैंग्वेज एकेडमी का। तो मैंने फुरुसावा लैंग्वेज एकेडमी में मतलब पोस्ट भी निकाला था कि क्या, सॉरी 1 मिनट, आपकी आवाज पूरा क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा नजदीक होकर आप बात कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, अब आ रही है? हाँ। तो मैंने शिव सर का एक पोस्ट देखा था कि शिव सर फुरुसावा हायर कर रहे हैं कैंडिडेट्स को DIT और SW के अंडर केयर गिवर और अदर सीरीज में। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था फुरुसावा का। तो फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया कि सर ऐसा वैसा करके। तो सर ने मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, पासपोर्ट की फोटो, सारे सर्टिफिकेट और जो प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है वो मैंने सर को भेजा। उसके बाद सर ने कहा था कि कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी करके तो हम वो आपको बताएंगे करके। तो फिर मैंने 1 मंथ या अराउंड 1.5 या बाई नेक्स्ट 2 मंथ वेट किया होगा। उसके बाद सर के पास रिक्वायरमेंट आई थी, तो सर ने कहा था कि मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा हूँ करके। तो फिर सर ने इंटरव्यू कंडक्ट कराया था, पर सर ने कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगी हमसे किसी भी तरह की। और इंटरव्यू होने के बाद भी मैंने ही सर को कहा था कि सर मतलब मुझे पेमेंट कब करनी है। सर ने खुद कहा था कि पेमेंट आप अभी मत करो, जब ऑफर लेटर आएगा तब हम आपको खुद बताएंगे कि आपको पेमेंट कब करनी है। तो उसके बाद फिर ऑफर लेटर आया, फिर ऑफर लेटर सर ने हमें दिया, हम लोगों को दे दिया था, व्हाट्सएप पर दिखा दिया था। उसके बाद फिर हमारी कायवा क्लासेस स्टार्ट हुई। तो ऑफर लेटर के भी काफी दिन बाद, तकरीबन 25 डेज या 1 महीने के बाद सर ने एक इनिशियल अमाउंट चार्ज किया था प्लेसमेंट का। जब ऑफर लेटर दे दिया था उसके बाद क्लासेस चालू हो गई थी, COE भी अप्लाई हो गया था हमारा। उसके बाद सर ने 1 मंथ बाद ही इनिशियल अमाउंट चार्ज किया था, जो था 50,000 रुपीज। तो हमने तब सर को वो अमाउंट पे कर दिया था। फिर हमारी कायवा क्लासेस चलते रहती थी, तो हम रेगुलर सर से टच में भी रहते थे। हमारी कायदा क्लासेस चल रही थी और रेगुलर सर से टच में भी रहते थे, तो हर एक इन्फॉर्मेशन पता चलते रहती थी कहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे चल रहा है। और जापान में भी जो यहाँ पे नाकानुमा-सान है, जो जिन्होंने जापान की थी हेल्थ करी प्लेसमेंट में, वो भी रेगुलर टच में रहते थे। तो हर एक चीज काफी क्लियर एंड कट रहती। तो 1-1.5 महीना ऐसी हुआ। फिर जब फाइनल हमारा COE आया तब सर ने रिमेनिंग 1 लाख रुपीज चार्ज किया था। टोटल सर ने 1,50,000 रुपीज चार्ज किया, जिसमें से 50,000 आफ्टर ऑफर लेटर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ COE चार्ज किया, और 1 लाख चार्ज किया जब हमारा COE इंडिया में डिलीवर हो गया। तो टोटल 1,50,000 ऐसे सर ने चार्ज किया। फिर जब हमने सर को फाइनल अमाउंट दे दिया था तब सर ने हमारा COE हमको हैंड ओवर किया, और फिर हम खुद गए। उसके बाद VFS ग्लोबल वीजा अप्लाई करने, फिर हमारा वीजा आया और देन हम जापान आ गए। तो ये पूरा प्रोसेस रहा मेरा फुरुसावा के। आप अनूप सर बोल रहे थे कि आप फोन को है ना आप हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आपका आवाज है ना जो उस तरह का आवाज क्लियर नहीं आ रहा। तो हाँ हाँ, आप क्लियर है? जी हाँ हाँ, आप क्लियर है। आप थोड़ा सा लाउडली आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि
आपने जापान कब गए? आप कब गए जापान? जापान में गया था 27 को मैं यहाँ से डिपार्ट हो गया था IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 28 को मैं जापान पहुंचा। 28 को मैं जापान पहुंचा, और तब से मुझे जापान में अब तक तकरीबन 20-25 दिन हो गए, 1 मंथ हो जाएगा। ओके। सेकेंड ये कि अभी आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, नर्सिंग केयर, टेकिंग केयर में कर रहे हैं। हाँ जी। उसमें सैलरी किस टाइप की मिलती है, मतलब कि कितनी सैलरी मिलती है, आप वो भी बता सकते हैं? ओके, सैलरी वैसे डिपेंड करती है प्रोसेक्टर टू प्रोसेक्टर, बट जो हमारी सैलरी है तो वो ओसाका प्रोसेक्टर के अकॉर्डिंग है। तो सैलरी का ऐसा कोई इशू नहीं होता। और एक सवाल था कि फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी यानी कि जो सर जी सामने है, उन लोग मतलब सर जी ने पहले कितना पेमेंट ली है और फिर अभी देने की बात कर रहे हैं वो कितना बोल रहे हैं, मतलब कि पेमेंट जो आपको पहुंचाने का, मतलब जापान भेजने का? सर ने जो टोटल पेमेंट बताई थी, जो पूरी प्लेसमेंट फीस है, वो थी 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख। ओके ओके। तो 1.5 लाख थी, 1.5 लाख। ओके, तो आपने जापान जाने से पहले दिए या जापान जाने के बाद देना है? नहीं, पेमेंट जापान जाने से पहले देनी है, लेकिन पेमेंट COE अप्लाई होने के बाद दी है, ऑफर लेटर मिलने के और COE अप्लाई होने के बाद। ओके। और आप वहां पे, आप जापान में गए हैं तो वहां का जो, फॉर एग्जांपल जैसे में कि मान चलिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वहां पे किस तरह का सुविधा है वो आप जानकारी देना चाहेंगे? आपको कुछ तो जानकारी हो गया होगा वहां गेला के बाद। यहाँ पे कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उनके थ्रू एक कार्ड बनता है, होकेंशो कार्ड कहते हैं। तो होकेंशो जो बनता है, इसमें ये होता है कि आपकी कोई भी तबीयत खराब होगी 70% कंपनी पे करेगी उसका बिल, और 30% आपको करना पड़ता है। ये सिस्टम है। ओके। जी सर, आपसे मेरा एक सवाल था सर कि आपने कुछ दिन, नाम नहीं लीजिएगा सर उस इंस्टीट्यूट का, लेकिन आपके पास वीडियो गया था सर, ठीक है, आपने भी देखे तो वो वीडियो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर, आप अपने बारे में या अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा, क्योंकि सामने तो लड़का है तो उसके थ्रू आपको पता ही है सर कि लड़कन सामने जो है जो वो जानेगा ही, वीडियो देखेगा तो आपको जानकारी होगा सर। नहीं देखो, वो जो वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैंने नहीं, बहुत लोगों ने देख लिया है। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि इसमें तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा लिया क्यों गया जब तक कि ऑफर लेटर नहीं आ गया। तो सबसे पहले तो पैसा तभी लिया जाना चाहिए जबकि ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर नहीं आया, फिर बाद में कहना कि एक केस मेरे ख्याल मैंने यहाँ तक सुना कि ये बोला गया कि कंस्ट्रक्शन आपका एग्रीकल्चर का था या कोई और फील्ड का था, गलती से कंस्ट्रक्शन का आ गया तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, अब हम उसको ठीक करवा रहे हैं। ऐसा तो मैंने तो कभी कोई केस सुना नहीं है। तो यहाँ तो हम सिंपल वही वेट, अभी भी हमारा वही चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के फिर से दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट के बता देते हैं कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन लेबर वर्क है, करना है आपको तो ये आपको सोच के जाना है, एज ए लेबर जा रहे हो। वहां जाके कोई इश्यू करोगे वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। और जो पेमेंट है तब आपको कर रही है जब आपका ऑफर लेटर आएगा फर्स्ट, उसके बाद जो भी पेमेंट बचेगी आपके COE के टाइम। तो क्या किया जा सकता? एक सवाल है सर। हाँ जी। एक अंकिता कुमारी करके बोल रही कि 1.5 लाख इंडियन रुपीस या एन में देना होता है। नहीं, वो इंडिया में देना होता है 1.5 लाख रुपीस था इन बच्चों का। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये हमारा जो है कोई स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जहां तक SSW का बात है, हम SSW तो डायरेक्ट भेज रहे हैं, तो इसमें तो हम 1.5 ही चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जहां TITP की बात आ जाती है तो हमें स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी
हमारी कंडीशन यही रहेंगी, चाहे अमाउंट वो 2 का भी हो सकता है 150 हो, 175 हो, कंडीशन हमारी में भी सेम यही है। सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये अगर फुरुसावा से कोई बच्चा आ रहा है तो हमें कुछ भी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं मिलने वाली है, हमें पैसा तभी मिलेगा जबकि हम ऑफर लेटर देंगे। हमारे थ्रू भी अगर मैं किसी को आगे रिकमेंड कर रहा हूँ या मैं किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस भी यूज कर रहा हूँ, तो उनको भी ये क्लैरिटी है कि पैसा जो भी मिलेगा वो तभी मिलेगा जबकि वहां से बच्चे का ऑफर लेटर आ जाएगा। तो कोई भी हो, एबीसी, हम तो बस क्लियर है इस मामले में। हाँ सर, एक सवाल और था सर कि जैसे मैं बोल रहे हैं कि आप 1.5 लाख बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं जापान जाने के बाद हमें देना पड़ेगा उतना पेमेंट, या सबसे हमको जापान जाने से पहले ही देना होगा उतना पेमेंट, ये बात कर रहे हैं? एक बोले एक स्टूडेंट ने पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, जापान जाने से पहले ही देना पड़ेगा। जापान जाने के बाद तो हमारा सिस्टम नहीं है, सारा पैसा यहीं देना पड़ता है, वो सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम कर भी रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, कोई 1.5 लाख या कोई 2 लाख रुपए तो इंडिया ही में ले लेता है, बाकी फिर सैलरी में से कट कराते रहो। तो उसका फायदा क्या है? आपको लोन फैसिलिटी किसके लिए दे रहा है? वो तो आपसे एक अपना एक्स्ट्रा चार्ज ही हो रहा है, ओवर चार्ज हो रहा है। वो हमारा नहीं है कि हम पैसा वहां, और जो कि अगर आप इसका टीआईटीपी का रूल देखोगे, उस रूल में क्लियर है कि आप जापान में बच्चे की सैलरी से पैसे नहीं ले सकते हो। ये बड़ी बड़ी और जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसो ऐसा कर रही हैं कि बच्चों की सैलरी से कट ले रही हैं। अगर इनकी वहां कंप्लेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। कई कंपनीज हैं जो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जब बच्चे पैसे नहीं देते तो उस इश्यू में क्या करें? वो कहते पैसा यहाँ नहीं दे रहे तो वहां दे देना, लेकिन लीगली तो मेरे को नहीं लगता ये अलाउ है। ओके सर, और एक ने जो बात की है सर, सवाल की है सर कि मान के चलिए कि मेरे पास अगर उतना पेमेंट पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 1.5 लाख से कम होता है, 1 लाख समथिंग के बीच में, तो वहां पे आप क्या करेंगे सर? ये सवाल, क्योंकि पूरा बच्चा कंफर्म होना चाहता है, क्योंकि वो सर ऑलरेडी फंस गया और जानते हैं कि सर 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया नॉर्मल, यानी कि मैं पेरेंट्स के लिए देना कितना मुश्किल है सर। तो आप समझ ही सकते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर हम मान चलिए हमारे पास 1.5 लाख नहीं हो पाता है तो समथिंग हमारे पास सीओई आने के बाद अगर 1 लाख होता है तो आप उस तरीके, मतलब उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे सर? हाँ जैसा इसका मेरे लिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा मेरे लिए भी कि पैसे वहां से आ रहे हैं या यहाँ से करें। तो अभी तक तो हम यही सिस्टम पे चल रहे हैं। जी, हो सकता है कभी बहुत ही इश्यू कोई बन जाए तो हो सकता है कुछ और सोचा जाए, लेकिन अभी तो हमारा यही सिस्टम है कि हमें पैसा यहीं पर ही लेना है जाने से पहले। ओके सर, ओके जी सर। एक ने और सवाल किए हैं सर कि हाँ सर, बोल रहे हैं कि अगर हम आपके इंस्टीट्यूट से N5 और N4 स्टडी करें तो मान के चलिए कि अगर हम वहीं से जाना चाहेंगे सर, आप ही के इंस्टीट्यूट से जाना चाहेंगे, तो फॉर एग्जांपल मान के चले कि कुछ पैसा, मतलब कि समझ ही सकते हैं कि कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, इस तरह का बात बोल रहे हैं सर? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होगा। हम तो सीधा सा ये कहते हैं कि आप हमें एलिजिबिलिटी दे दो, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपकी स्पोकन अच्छी है तो हम आपको भेज देंगे। तो लैंग्वेज का तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। ओके। एक और है बासु गुप्ता। हाय बासु गुप्ता, आपसे एक सवाल मेरा कि आपने कितने इंटरव्यू देने के बाद आप जापान गए थे? मतलब कि कितने इंटरव्यू आपने क्रॉस किए उसके बाद आपका सिलेक्ट हुए? मैंने काफी इंटरव्यू दिए थे, लेकिन फुरुसावा के थ्रू मेरा एकदम से हो गया, जल्दी हो गया। ओके, लगभग आप थोड़ा बता सकते हैं कि इतना इंटरव्यू दिए थे, 3 या 4 या 5, लगभग इतना, इस तरह का? 3 या 4 इंटरव्यू दिए थे मैंने। जी अच्छा, 3 या 4, ओके। और आपको फॉर एग्जांपल कि आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप मान चलिए कि कितनी घंटे की जॉब आप वहां पे कर रहे हैं, कितने घंटे कराया जा रहा है आपसे?
हमारी जॉब है 8 आवर्स की, 1 आवर का रेस्ट है लंच है, टोटल 9 आवर्स की जॉब है हमारी। ओके। और आप लोग भी पता होगा कि इंडिया में किस तरह का टाइम का किस तरह का वैल्यू दिया जाता है, आपको पूरा अच्छी तरीके से जानकारी होगा। अब थोड़ा सा वहां पे जापान में टाइम की किस तरह का वैल्यू दिया जा रहा, आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं जिससे इंसान जाए या तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में पता है कि 2 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है तो फिर किस तरह का बोला जाता है, कोई वैल्यू नहीं रहता। तो आप, क्योंकि बच्चे लोग में प्रॉब्लम यही होता है कि टाइम पे बुलाते हैं क्लास तो टाइम पे नहीं आता है, और ये बहाना बुलाते हैं, यह बहाना बुलाते हैं, ये बनाते हैं। तो आप इसके तरीके में थोड़ा बता सकते हैं? ये अपने रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे टाइम की पंक्चुअलिटी भी बहुत स्ट्रिक्ट है। का हार्ड वर्किंग लोगों के लिए ये जगह बेस्ट है, लेकिन 10 मिनट भी, 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ओके। आपको, जी जी, आप काम कर रहे हैं जिस मतलब कि वो टेकिंग केयर में, तो आपसे मतलब कि ज्यादा हार्ड वर्किंग है कि नॉर्मल लग रहा है कि चलो नॉर्मल है, किस तरह का मतलब काम हो रहा है? नहीं, नॉर्मल है, काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू। बोल रहे थे कि आप ही से कि फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे पास मैसेज किए हैं ना कि हम ट्रस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्कैम कर रहा है बच्चों के साथ, तो आप बता सकते हैं जिसे आप लोग लाने का रीजन था हमारा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के फंस गया पैसा देकर यहाँ, तो आप लोग को लाने का रीजन मेरा यही है कि आप लोग थोड़ा सा बता सकें इस इंस्टीट्यूट के बारे में, अच्छी तरीके से जानकारी दे सकें जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। अगर जो बच्चे जापान आना चाहते हैं, फुरुसावा इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ओके। सर जी आप सामने आएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सर, बोल रहे थे कि मान के चलिए कि ये तो बोले 4-5 इंटरव्यू होते हैं, आप मतलब मान के चलिए कितने इंटरव्यू क्लियर करने पड़ेगा सर? आप थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं सर? देखो, जहां तक मेरे को याद है, इन दोनों के इंटरव्यू जो हुए हैं शायद 1 या 2 ही हुआ है। वासुसन, कितने इंटरव्यू हुए थे आपके जो हमने करवाए थे, जो फुरुसावा ने करवाए थे? हाँ सर, 2 हुए थे, 2 इंटरव्यू हुए थे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, अब 2 इंटरव्यू के बाद 3rd इंटरव्यू इनका नहीं हुआ, क्योंकि वो जो अपना वहां पर इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने शायद इनका नहीं लिया था, उन्होंने कुमियाई पर जो एसयू है उनके ऊपर ही छोड़ दिया था, तो इनका नहीं हुआ। नहीं तो ये है कि कम से कम 2 से 3 तो इंटरव्यू होते ही होते हैं। और अभी हमारे पास जैसे 3 लड़की हैं, उनके 3 इंटरव्यू हुए, लेकिन अभी तक उनका फाइनल नहीं हो पाया। डिपेंड करता है, कई बार आपका लक इतना अच्छा होता है 1 इंटरव्यू में हो जाता है। अभी नेपालियों का हमारे यहाँ जो हुआ है, सिर्फ उनका 1 इंटरव्यू हुआ था, 2nd इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी 2 का भी यही चल रहा है कि उनका भी 2nd इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, 1 इंटरव्यू में हो गया। अब कईयों का लक इतना अच्छा होता है, नहीं होने को तो पता चलता है 7-7, 8-8 हो गए, 10 भी हो गए, लेकिन हो ही नहीं रहा, क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो। वो डिपेंड करता है ना, आपकी स्किल भी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, जैपनीज कैसी है, प्रेजेंटेशन क्या, आपका अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वहां पर कितनी आपकी प्रेजेंटेशन अपीलिंग है कि उनको लग रहा है कि वाकई में आप काम करने आ रहे हो। ये बहुत जरूरी होती है चीजें, फिर आपका लक होना ही चाहिए। जी सर, मान चलिए कि एक नीचे लड़का मैसेज कर रहे हैं सर कि बोल रहे हैं कि आपके पास अभी कितना अवेलेबल सीट है सर, DITP के अनुसार और SSW के अनुसार, मतलब आपके पास है कि ज्वाइन ले सकता है सर? मेरे पास कंस्ट्रक्शन का हो गया, एग्रीकल्चर का अभी बातचीत चल रही है, और जो कि ITI का जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो ITI का भी आ गया है, तो उनको भी कल से जो है हम लोग
उनके रिज्यूमे भेजने स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 सेक्टर ऐसे हैं, और लिमिटेड सीट का ऐसा नहीं है, क्योंकि सीट ऐसा है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे बच्चों के इंटरव्यू होते जाएंगे। नंबर में डाल देना, ठीक है ना। तो वो है कि इसमें होता ये है कि वहां का एसवीओ है, उसके साथ हम कांटेक्ट में हैं। उसने कहा कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर भी करता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूं, और मैं केयर गिवर भी कर रहा हूं, और साथ में जो है फैक्ट्री वर्कर्स भी मेरे को चाहिए। तो दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने हमें यही कहा कि आप हमें इन 4 कैटेगरीज के बच्चों के रिज्यूमे सेंड करो। तो मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो उनके पास कितनी रिक्वायरमेंट आएगी इंडिया के लिए वो तो उनको देखना पड़ेगा। एसवी जो कि एसओ जो कि कहते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कितने इंडियन को एक्सेप्ट करेगी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोसेस तो हम स्टार्ट कर देंगे। जो कल भी मेरे पास, अगर आज भी कोई भी आता मेरे पास, तो उसका मैं रिज्यूमे जो है बनवाता और जापान में भेज देता। तो प्रोसेस 4 सेक्टर के लिए मैं फिर कह रहा हूँ स्टार्ट कर दिया हमने। एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर रहेगा एसएसडब्ल्यू में, केयर गिवर रहेगा एसएसडब्ल्यू में, और बाकी जो 2 सेक्टर है टीआईटीपी, उसके लिए N5 बहुत है। लेकिन आप वो भी जापानीज भी जाता है, जितनी अच्छी लैंग्वेज हो उतना अच्छा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो अभी इतना नहीं है मेरे पास यहाँ का, जो मेरे को समझ आई है, क्योंकि लास्ट टाइम एक ने क्वेश्चन किया था, सर जापान से हम वापस आके क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में वापस आके क्या करेंगे। तो उसमें ये है कि बहुत अच्छा ये है कि जितना आप इंडिया से पढ़ के जाओगे, अगर किसी के पास N3 का सर्टिफिकेट है और 3 साल वो जापान में जॉब करके आता है, किसी भी फील्ड में करके आता है, उसकी लैंग्वेज स्पोकन जो होगी कितनी हाई होगी। जब वो वहां से इंडिया वापस आएगा तो उसकी अपने आप सैलरी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, 80, 90, 1 लाख कुछ भी हो सकती है। तो फ्यूचर वहां पर है। सेम फील्ड में तो शायद नहीं है, लेकिन सेम फील्ड में तो आईटीआई के जो बच्चे हैं, अगर ये कोई वीडियो बाद में देखेगा तो मैं चाहूंगा वो कांटेक्ट करें, जिसने लैंग्वेज की हुई है, उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई है, तो उनके लिए हमें आगे फॉरवर्ड करने हैं रिज्यूमे। सर एक ने बोल रहे हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल कार सेक्टर में जाना है, तो सैलरी किस में ज्यादा है, ग्रेजुएशन या फिर आईटीआई में, आईटीआई से? ग्रेजुएशन मतलब बीटेक किया हो या आईटीआई से डिप्लोमा किया हो, ये जानना चाह रहे हैं ना ये? ग्रेजुएशन आईटीआई से लिखा हुआ है सर। ग्रेजुएशन आईटी सेक्टर से या आईटीआई? हाँ, कंफ्यूजिंग हो रहा ना ये। आईटी मीन सॉफ्टवेयर, आईटीआई से। आईटीआई से ग्रेजुएशन कहाँ होती है पता नहीं, ये एक ने नीचे कमेंट्स किए हैं सर आप पर। यहाँ पे हम एक चीज और सवाल करना चाहेंगे सर इसी से रिलेटेड, कि मान के चलिए कि हमारे पास N4 का सर्टिफिकेट है और हमारे पास 12th तक ही हमारे पास मार्कशीट है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा सर? जा सकता है या नहीं जा सकता है? बिल्कुल 12th वाला जा सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन N5 है, ठीक है ना। 12 प्लस N5 मिनिमम होना चाहिए। ओके सर। अगर मान चलिए हमारे पास 10th ही है, तो जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है ये अरुण कुमार का शायद क्वेश्चन ना हो, शायद मैं इनको जानता हूँ, ये पंजाब से हैं। तो इनका ये क्वेश्चन था, ये इन्होंने बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक किया हुआ है तो टीआईटीपी में ये गए हैं, अच्छी बात है। लैंग्वेज इनकी इंप्रूव हो जाएगी। लैंग्वेज इंप्रूव करने के बाद इनकी स्पोकन अगर अच्छी हो जाती है, तो ये एज ए इंजीनियर, अभी ये जो कर रहे हैं ना टीआईटी पे, वो नहीं, एज एन इंजीनियर वहां पर अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। और उसके लिए इनको N3 किसी भी हालत में निकालना पड़ेगा। मिनिमम N3 आप करो, लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी तो वहीं पर ही आपकी हायरिंग हो जाएगी डायरेक्ट। वन मिनट सर। एक ने शाम चौहान ने कमेंट्स किए हैं सर, कि बोल रहे हैं कि हेलो सर, टीआईटीपी में तो कोई भी फील्ड में जा सकते हैं?
हाँ नहीं, कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। वो तो जो 14 कैटेगरीज हैं उसी में से चूज करके आप जा सकते हैं। अब उनका कहीं ये मीनिंग ना हो कि जो जैसे मैकेनिकल का है, जैसे मैंने कहा आईटीआई के बच्चे, तो वो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वही बच्चा जा सकता है जो कि मैकेनिकल साइड का है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको मैंने लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बनाया था, तभी मैंने कहा था कि अगर आईटीआई के बच्चे हैं और उन्होंने लैंग्वेज की हुई है तो पहले उनको प्रेफरेंस मिलती है। और 2 साल पहले सबसे ज्यादा बच्चे गए भी आईटीआई साइड के मैकेनिकल ही गए थे, और ये फैक्ट्रीज में गए थे। तो उस वजह से क्या हुआ, बच्चों को पता चला आईटीआई जो डिप्लोमा होल्डर है कि हाँ अगर हम लैंग्वेज कर लेते हैं तो हमें जापान में जॉब मिल रही है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है और वो वेट कर रहे हैं। तो मैकेनिकल साइड में जो है ये थोड़ा सा टफ होगा अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा वगैरह नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन रूल के हिसाब से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आप को ट्रेनिंग लेनी है वहां जाके। सर एक ने बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स है सर। तो फिजिक्स ऑनर्स में है ग्रेजुएशन, तो इसका तो टीआईटीपी से तो कोई है ही नहीं ना। कल सर आपने क्या किया हुआ या क्या नहीं किया हुआ, वही 14 कैटेगरीज आपको देखनी पड़ेंगी जाके। एनएसडीसी की साइट पे जाइए, आपको 14 कैटेगरीज मिल जाएंगी एनएसडीसी। उसके बाद आपको सर्च में लिखना होगा टीआईटीपी प्रोग्राम। जैसे ही जाओगे उसमें फिर आपको सारी कैटेगरीज नजर आ जाएंगी। फिजिक्स किया हुआ है, आप वहां जापान जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए जाइए, फिर तो मैं यही कह सकता हूँ बेटर तो यही है, लैंग्वेज करो। और लैंग्वेज के बाद वहां पर आप उसको, अगर मास्टर्स नहीं किया हुआ तो उसको मास्टर्स करो, तो फिर वहां आपको चांसेस अच्छे मिल जाते हैं अच्छी जॉब के, व्हाइट कॉलर जॉब के। टीआईटीपी हो गया, एसएसडब्ल्यू हो गया, सारी की सारी आपकी ब्लू कॉलर जॉब्स। सर एक ने बोल रहे हैं कि मुझे स्टूडेंट वीजा पे जाना है सर, ठीक है सर। तो उसमें किस टाइप का कितना खर्चा लगता है सर, क्या क्या करना पड़ेगा सर, वो आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं सर। और आप भेजते हैं कि नहीं सर? नहीं, स्टूडेंट वीजा तो हम पहले से, जब से हमने स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट तब से ही भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट वीजा में सबसे जरूरी क्या होता है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, और 150 आवर का मिनिमम आपने कोर्स किया हो जापानीज लैंग्वेज का। अगर N5 या उससे कोई ज्यादा लेवल की हो तो बहुत अच्छा है। और स्पॉन्सर जो है आपका ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। स्पॉन्सर की इनकम होनी चाहिए अच्छी खासी, कम से 7 से 8 लाख रुपया तो होनी चाहिए। 3 साल का आईटीआर देना होता है। बैंक स्टेटमेंट शो कर रही होती है, बैंक स्टेटमेंट पैसा होना चाहिए। डिपेंड करता है कई बार आपके सिटी के हिसाब से भी, लेकिन लगभग 12 लाख रुपया जो है आपके अकाउंट में, स्कूल्स बोलते हैं जापान के कि हमें मिनिमम 12 लाख रुपया आपको शो करना है। ये स्कूल का नहीं होता है कि स्कूल ने, जापानीज स्कूल जो जापान का स्कूल है उसने आगे इमिग्रेशन में पेपर देने होते हैं, तो वो चाहता है कि आपका सीओई आ जाए। सीओई मीन सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। उसकी रिजेक्शन भी आती है, तो रिजेक्शन ना आए उसके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस डाला जाता है। तो आप ये सोचिए कि मिनिमम 12 लाख रुपए आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में पैसा हो, और उसका जो है इनकम अच्छी हो। अगर एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का थोड़ा इजी ये हो जाता है कि अपना गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, तहसील होती है, तहसील आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के दे देती है 1 साल का, जो कि एग्रीकल्चर यहाँ पर कोई टैक्स है नहीं। तो उसमें हम यही कहते हैं कि आप कम से कम 9 से 10 लाख रुपए का सर्टिफिकेट एक बनवा लो, तो उससे हो जाता है। अब डिपेंड करता है आपके स्पॉन्सर पे। लेकिन उसके लिए लैंग्वेज तो आपको पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर नहीं की हुई है तो। और फीस की जो बात की थी, हाँ फीस मैं आपको 1 साल की फीस बता देता हूँ। डिपेंड करता है, कई स्कूल हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि 6 मंथ की फीस पे भी कर देते हैं, और कई स्कूल ऐसे, एक तो स्कूल ऐसा भी है जो कि 3 मंथ्स की फीस में भी कर देता है। 3 मंथ्स की फीस होती है और 4 मंथ की डोरमेट्री होती है, तो लगभग 1 साल की फीस अगर मैं बताऊं तो ये लगभग 5 लाख रुपए है आज की डेट। और हमारे जो चार्जेस होते हैं, हम 25,000 लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, बाकी 10,000 जब वहां से सीओई आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आ जाता है।
35,000 हमारे टोटल चार्जेस हैं उसके। जो फीस है आपकी डायरेक्ट स्कूल में जाती है, फीस जाती है जब आपका वहां से सीओई आ जाता है, स्कूल से एक मेल पे सीओई आता है, वो हम आपको उसके साथ इनवाइस आएगी, इनवाइस में आपको पूरी बैंक डिटेल मिल जाती है, आप डायरेक्ट जो है स्कूल के अकाउंट में पैसा देते हैं, उसमें हम लोग बीच में नहीं आते। जी सर, थैंक यू। बासु गुप्ता, आपसे मेरा एक सवाल था कि वहाँ का जो फूड है किसी किस टाइप की महंगा है, मतलब इंडियन फूड हो गया, जैसे में आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? यहाँ पे नॉर्मली मीट ही खाते हैं, मीट को बोलते हैं, वही ज्यादातर खाते हैं, पर इंडियन शॉप से भी मिल जाएगी आपको। इंडियन वेज खाना खाना है, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। अच्छा, ओके। और आपसे एक और सवाल था कि आप खाना खुद बनाते हैं या तो मेस है या कुछ अलग से बनाकर आता है खाना? नहीं, हम अभी तो खुद ही बना रहे हैं खाना। आप ओवेन तो होते हैं यहाँ पे शॉप पे, वो भी खरीद सकते हैं जब आप खाना ना बना सकें, तो सारी फैसिलिटीज हैं। ओके ओके। और आपसे एकदम पर्सनली एक सवाल है कि आपने कौन से लेवल किए हुए हैं अभी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं या आप शेयर कर सकते हैं सर? हाँ, मैंने N3 पास किया हुआ है, और नर्सिंग केयर के जो एग्जाम्स है वो भी सारे पास किए हुए हैं, और ग्रेजुएशन भी करी, ये सारे सर्टिफिकेट हैं। ओके। और आप एक्स्ट्रा टाइम जैसे होता है ना जॉब करने का, तो आप एक्स्ट्रा भी करते हैं, उसका भी पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता? वो आप किए हैं अभी तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 घंटा काम है तो आप 10 घंटा करते हैं, 11 घंटा करते हैं, तो उसका पेमेंट मिलता है अलग से? अभी तो हमारी ओवर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, आगे स्टार्ट होएगा तो उसका पेमेंट मिलेगी। ओके। अभी वहाँ मतलब सीजन कैसा है? ठंड है या ज्यादा गर्मी है? आपके हिसाब से तो लग रहा है ठंडी है ज्यादा। हाँ, ठंड है यहाँ पे, थोड़ा इंडिया से ज्यादा ठंड है। ज्यादा ठंड है। सबसे पहले आप जब सिलेक्ट हुए जापान जाने के लिए, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि कुछ शेयर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट जो है ना वो यही जानना चाहते हैं कि मुझे तो जापान जाना, क्योंकि जापानी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, तो कैसा किस तरह का इच्छुक होता है, मतलब जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, वहां रहने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से शेयर कर सकते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है? नहीं, शुरू में थोड़ा सामान ढूंढने में आपको दिक्कत आ सकती है, पर थोड़े टाइम बाद सब एडजस्ट हो जाता है। ओके। और वहाँ अभी खाना आप इंडियन खाना खा रहे हैं या तो जापानीज खाना खा पा रहे हैं? मतलब सी फूड वहाँ ज्यादा चलता है ना, तो अभी आप कौन सा खाना खा रहे हैं, मतलब कि वहाँ का? हाँ, हम दोनों खाना खा रहे हैं, अपना इंडियन भी और जापानीज भी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। आप ऐसा ही ज्वाइन रहिएगा सर जी। आप सामने आइए थोड़ा सा। एक ने कमेंट्स मैसेज किए हैं, लिखिए हमारे सॉरी, क्योंकि हमारा फेस सही से नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि लाइट नहीं है सर, लाइट चला गया है, तो इसके लिए। हाँ, लिख रहे हैं, मैंने ITI इलेक्ट्रिकल से किया हूँ और मैंने ऑटोमोबाइल कार सेक्टर में काम किया हूँ। 1 साल है मेरे पास एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट भी है, सुजुकी मोटर गुजरात में काम किया हूँ। तो आपका सवाल क्या था? आप वही तो आप सवाल नहीं किए। तो ये इनके पास अगर सवाल अगर ये TITP से रिलेटेड है तो सिंपल सा इनका यही है कि इनके पास अगर N5 है तो ये एलिजिबल है, और ये अगर जाना चाहते हैं तो सिर्फ अपना रिज्यूमे मेरे को ये फॉरवर्ड कर दें। इससे तो ज्यादा आप क्या कह सकते हैं।
जी सर। इंटरेस्टेड होंगे तो हाँ क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो है नहीं। इनका रिज्यूमे मेरे को जापानीज में कन्वर्ट करके जापान भेजना होगा, वो हम लोग कर देंगे। अगर इनका फाइनल होगा तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। एलिजिबिलिटी तो इनके जी पास सर। सिर्फ अब यही देखने की N5 है या नहीं है। तो ओके इस सर। सेक्टर के लिए एलिजिबल है, ये जो है इस सेक्टर में भी जा सकते और ओके सर, एक सवाल और था सर कि आप N5 N4 N3 N2 N1, आप N1 तक क्लास लेते हो वहां सर दिल्ली में? हैं। देखो N1 हम लोग नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। पहले हमने किया था, तो उसमें जी। ग्रुप ही नहीं बन पाते थे। तो N1 करने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं, होते भी नहीं है, बहुत ही रेयर हो जाता है N1 करने वाला। तो उसके लिए तो यही है कि जापान से अगर ऑनलाइन क्लासेस ली जाए तो वो ज्यादा अच्छा, जब बेटर। N2 जापान से तक तो हम ऑनलाइन क्लास है, ठीक। करवा N2 तक, बिल्कुल N2 N2 तक तक जो है आप भी हमारे, करवाते हैं सर? बिल्कुल N2 तक मैं नहीं करवाता हूँ, टीचर्स हैं। मैं अगर कोई टीचर नहीं होता तो उस टाइम पे मैं हेल्प कर देता हूँ। बाकी हमारा सिस्टम जो है सिंपल सा है। लास्ट टाइम बताया था N5 में इंडियन टीचर है। जैसे ही आपके 15 लेसन हो जाते हैं, इंडियन वो नेटिव टीचर वीक में एक दिन आके आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस शुरू करा देता है। N4 में जाएंगे, 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। उसमें 1 घंटे की क्लास जो होगी आपकी, वो जापानीज नेटिव के साथ कन्वर्सेशन की क्लास होगी। वीक में 3 क्लासेस होती है। N3 में जाते ही सारे की सारी ग्रामर तक जो है जापानीज टीचर करवाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी जो कि इंडियन टीचर आपको डाउट सेशन देके क्लियर करेगा। N2 तो 100% जापानीज टीचर ही होगा और कोई डाउट सेशन नहीं होता उसमें। जितने सारे हमारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं उन लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आप N4 यहाँ से, अगर आप N4 सॉरी अगर N3 दिल्ली में स्टडी कर, दिल्ली से स्टडी करना चाहते हैं, अगर दिल्ली जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक बार क्या बोलते हैं इस इंस्टीट्यूट में जाकर प्लीज जरूर ज्वाइन लें और देख लें सामने से, क्योंकि सर जी जहां तक हम लोग को बताए हैं कि अच्छी तरीके से होता है। जहां तक हम भी जानते हैं कि कायदा से लेकर सब कुछ टोटल चीज बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। टीचर बेहतरीन है, जापानीज टीचर भी रहेंगे। तो क्योंकि सर मैसेज भी 2-3 को किए थे यहाँ का स्टूडेंट दिल्ली जाकर सर कि हाँ नहीं, मेरे मुझे पास कौन सा है इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन भी लिया है 3-4 स्टूडेंट्स ने, और उनके फ्रेंड्स भी कॉल आ चुकी है। मेन जो जी जी। बैचेस जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो दिसंबर में अभी जो हमने N3 का एक बैच हमने स्टार्ट भी किया आफ्टरनून का और एक मॉर्निंग का, तो उसमें सिर्फ अभी N4 का ब्रश अप दे रहे हैं और कन्वर्सेशन दे रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके बोध गया साइड से आए हैं इस बार। जी जी। और आप लोग और बताना चाहें कि जो जो वीडियो देखेंगे, अगर आप लोग दिल्ली जाकर नहीं स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करें। N4 तक यहाँ तैयारी अच्छी तरीके से कराया जाएगा। N3 आप कुरसावा लैंग्वेज एकेडमी से आप ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू आप जाकर ज्वाइन ले सकते हैं। जी सर, आप अपना इंस्टीट्यूट के बारे में कितने जापानीज टीचर है वो आप थोड़ा बता सकते हैं सर, क्योंकि यही लोग को जानकारी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अभी हमारे पास जापानीज टीचर 3 हैं। एक फीमेल अभी चली गई है, तो उनकी जगह एक मेल आ गए हैं, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो अब हमारे पास 3 जापानीज टीचर्स हैं, जापानीज नेटिव टीचर्स हैं। जापानीज नेटिव टीचर। लाइट चला हुआ है सर इसीलिए। अंकित, अंकित कहाँ गए? अंकित साहब बासु गुप्ता, अंकित साहब कहाँ गए? अनूप सर। अच्छा, अनूप साहब, हाँ है। आप सामने आ जाइए थोड़ा सा, आप आवाज, हाँ आपसे जी। आप कौन से लेवल किए हुए हैं और आप फर्स्ट टाइम जापान गए तो किस तरह का दिमाग में, माइंड में चला, कैसा लगा कि जाने से पहले क्या दिमाग में आया कि हम अगर वहां जाएंगे तो सेफ फील करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरह का थोड़ा सा दिमाग में चलता है ना, तो आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जिससे जितने सारे ज्वाइन हो उससे जानकारी हो जाए अच्छी तरीके से। मेरा लेवल तो N4 है, GLPT N4,
और नेट एनकोर, और वही केयर के एग्जाम निकले प्रोमेट्रिक के। उसके अलावा जापान में ऐसा कोई अनसेफ तो फील नहीं होता, सब कुछ सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टार्टिंग में जब आता है कोई तो उसे बड़ा वैसा लगता है कि घर से दूर आ गया काफी, तो थोड़ा अकेला लगता है, लेकिन यही अच्छा। 10-15 दिन में सब ठीक हो जाता है, ज्यादा इशू नहीं। ओके। और वहां पे बोलते हैं कि जापानी लोग बहुत पोलाइट होते हैं, तो ऐसा आपको लगा कि पोलाइटली हैं या कुछ रूडली भी बात करते हैं, कुछ ऐसा फील किया ऐसा ऐसा कुछ रूल नहीं है, पोलाइटली करते हैं। तो है मतलब ना? थोड़ा जैसा हो जाएगा कि आपके रास्ते में खड़े हो गए थोड़ा सा भी, तो उसमें भी गोविंद करते हैं। तो मतलब बहुत पोलाइट होते हैं, पोलाइटनेस में तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं। रूडनेस की कुछ ऐसा मुझे अब तक तो फील नहीं है। अच्छा, आपकी कितने साल की आपकी बॉन्ड बनी है, वो आप शेयर कर सकते हैं कि हम कितने साल तक जापान में ATITP के थ्रू गए हैं? तो आप वैसे 3 साल की बनी है बॉन्ड, 3 साल की है, तो 3 साल करना है। 3 साल की बनी है। तो सर ने ये आपको जानकारी दी है कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है घर पे, तो हाँ, उस स्थिति में पेमेंट कंपनी देगा मुझे घर आने के लिए, या आप खुद लगाकर घर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, इस तरह का कुछ है? नहीं अभी ऐसा तो कुछ नहीं बताया। तो मतलब ऐसे ये है कि 3 साल यहाँ पे काम करना ही है, ये चीज है। बाकी कुछ ये तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि अगर कभी कुछ हो गया तो उसका भी ऐसे बात नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा तो उसका भी हो जाएगा कॉपरेट। ओके, मतलब ऐसे ऐसा कुछ तो अभी नहीं है ना? जी सर। सर आप कुछ बहुत सारे ज्वाइन है जो जो स्कैम हो रहा है उसके साथ और फ्रॉड हो रहा है, आप उनको एक बार शेयर कर सकते हैं सर, अच्छी तरीके से बता दीजिए सर, 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में। क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है सर, तो प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर, लाइट पता नहीं क्यों चला गया सर, और देखिए सामने से हमारा फेस अब नहीं दिख पा रहा है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओके, मैं अभी एक्चुअल में कोशिश कर रहा हूँ कि कमेंट्स देखूं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो हैं लग रहा है कि मिस हो गए हैं इस बार। देखो, फ्रॉड जी तो जी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जब भी हम फ्रॉड की बात करते हैं, फ्रॉड तो तब होगा जब आप पैसा इन्वॉल्व होता है। जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक फ्रॉड होने का कोई मतलब नहीं है। तो जहां पर पैसे की बात आ जाए, पहले तो आप ये देख लो वहां आपका पैसा कहीं फंस तो नहीं जाएगा, जो कि लोगों का फंस गया है। तो बेस्ट, और आने वाले टाइम में होना भी यही है कि जो भी साइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको काम करना है तो पैसा वो पहले नहीं मांगेगी, वो आपसे उसी टाइम मांगेगी जबकि ऑफर लेटर आएगा। वही सबसे बेस्ट वे है जिससे कि किसी को कोई इश्यू ना हो। और अब जैसे मैं कोशिश, जो मेरी कोशिश है, जो कि मेरे को लास्ट टाइम लगा भी, हम लोगों ने बात की, उसके बाद मेरे पास कॉल्स भी आई, तो मेरी 3-4 कंपनी साइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई। तो मैं एक ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि एक ब्रिज के टाइप में मैं काम कर सकूंगा, हो सकता है आने वाले टाइम में। जैसे अभी भी 2-3 कंपनीज हैं जो मेरे से कैंडिडेट ले रही हैं, और उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, उन्होंने उसको साइड में रखा हुआ है, और वो जो है डायरेक्ट हमारे से कर रही है। तो उसमें मैंने अभी भी अपना 4 बच्चों के इंटरव्यू हुए कल, और आज शायद फाइनल इंटरव्यू होना था, उनका क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं दिए हैं। और उनको भी क्लैरिटी यही है कि जब तक कि बच्चे का ऑफर लेटर नहीं आ जाएगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक तरह का मैं, क्योंकि सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे पास इतना सेल नहीं है पर कि मैं लाइसेंस ले सकूं, तो मैं जितने भी मैक्सिमम है सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे साथ जिनके अच्छे रिलेशन हैं, और वो मेरे कंडीशंस पे बच्चे मेरे से लेना चाहेंगे, तो मैं उनको दूंगा। तो एक तरह से आप लोग जो बच्चे हैं ना, वही मेरी स्ट्रेंथ बनेंगे, और बच्चों की स्ट्रेंथ मैं ऐसे बनूंगा कि कोशिश यही रहेगी कि हाँ, हम जो है किसी के साथ फ्रॉड ना होने दें। और इसमें 99.9% फ्रॉड नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ। पैसा मैं तभी आगे दूंगा जब मेरे को लगेगा कि काम हो चुका है। 99.9% 0.01 कह रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि पता नहीं कल को क्या हो सकता है किसी के साथ भी। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से कोशिश यही है, और मैं
ये अच्छा ही रहेगा कि बच्चे अगर मेरे को मैक्सिमम अपने रिज्यूमे भेजेंगे तो जहां जहां रिक्वायरमेंट आएगी 3-4 कंपनीज में मैं शेयर करूंगा ही। सिर्फ अपने जो मेरे पास डायरेक्ट आ रहा है वही नहीं, उसके अलावा दूसरा भी मैं करूंगा। तो उसमें आप लोगों के लिए जो भी फ्रॉड के जो चांसेस होंगे वो बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएंगे, मतलब कहूँ कि एक तरह से बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएंगे। सर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, हम सुन रहे हैं, क्योंकि लाइट थोड़ा सा भी नहीं है सर, एकदम पूरा का कोई बात पूरा। नहीं। अच्छा, तो हमारे एक क्वेश्चन है ये बिट्टू आर्यन जी का, आईटीआई जी रहेगा तो काम कैसे मिलेगा, शायद ये कहना चाह रहे हैं। देखिए आईटीआई है, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी टीआईटीपी में, जो कि फैक्ट्रीज की जॉब होती है उसमें। और उसके लिए आपको लैंग्वेज तो करनी पड़ेगी। काम कैसे मिलेगा तो वो यही है कि रिज्यूमे आपको फॉरवर्ड करने, रिज्यूमे फॉरवर्ड करो। मैं अपना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो सकता है कि मैं बच्चों को भी वो उसका फॉर्मेट दे दूंगा, सिंपल सा फॉर्मेट है जैपनीज में और इंग्लिश में दोनों में, ताकि उसको फिल करके हम जापान जल्दी से जल्दी भेज सके। तो जो करना चाहता है अपने रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकता है। सर एक सवाल और था कि आपके पास अभी इंडिया में ही जापान सॉरी इंडिया में ही क्या बोलते हैं जॉब है सर, कि लड़का N3 क्वालिफाई के बाद वो इंटरव्यू दे सकता है सर? आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं सर आईटी थोड़ा। अपना सॉरी अभी जो सॉरी जो इनके पास N3 है उनके लिए जॉब्स आई हुई हैं, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्सो में। नहीं तो मेरे को भी अगर वो फॉरवर्ड कर देंगे तो मैं उनका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ N3 के बच्चों के लिए। तो और टेक महिंद्रा में फिर से जॉब्स ओपन होने जा रही हैं, अभी होल्ड पे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से ओपन होने जा रही हैं, तो उसमें भी मैं अप्लाई करवा सकता हूँ। उसमें उनका होता है मिनिमम N2 चाहिए, लेकिन N2 का आपके पास सर्टिफिकेट जेएलपीटी का नहीं है, नेट का नहीं भी है, चल जाता है, लेकिन कंप्लीट कोर्स कंप्लीटेड का एक सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूट से लेना है जहां से कि आपने N2 किया हुआ है, उनकी N2 की रिक्वायरमेंट है। जी सर। सर आपसे सॉरी, पर्सनली आपसे क्वेश्चन है सर। उस टाइम भी उस मीटिंग भी सोचे थे पूछने के लिए, लेकिन सर आपने जापानी लैंग्वेज, आप जापान कब गए थे सर? आप शेयर कर सकते हैं? और किस तरह का आप वहां पे आपका अनुभव रहा सर, बच्चन को थोड़ा बता सकते हैं सर जिससे? मैं जापान तो अभी रिसेंट कहूँ तो ये 2015 में ही गया हूँ पहली बार, तो ओके 1996 के आसपास मेरे ख्याल, मेरे को याद नहीं है कब मैंने लैंग्वेज की थी, उसके आसपास ही लैंग्वेज स्टार्ट की थी। तो जापान तो मैं वैसे ही घूमने गया था पहले 15 दिन, उसके बाद फिर मैरिज हो गई तो मैरिज के बाद 2-3 बार गया था, और फिर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो कोई बहुत लंबा टाइम नहीं रहा हूँ। हाँ, जापान और इंडिया को कंपेयर करें तो वहां तो खैर सब कुछ सिस्टम से चलता है, यहाँ तो जी कोई सिस्टम है ही नहीं। यहाँ तो भाग दौड़ है, कहीं पर कोई नहीं रुकता, कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सफाई नहीं है। वहां तो आप जो भी, अगर आपने कुछ खा भी लिया है और उसका अगर कुछ फेंकना भी है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर और क्या, मैं इसको जो है डस्टबिन कहाँ है वहीं डालूंगा। तो काफी उस मामले में अच्छा है वो। बाकी ऐसा उनका नेगेटिव पॉइंट मेरे को कुछ नजर नहीं आया। उनका अपनी लाइफ है, बिजी लाइफ है, वो हम लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ पर तो हम किसी को भी रोड पे चलते हुए पूछ रहे हो यार ये बताना ये कहाँ पर पड़ेगा, जापानी से पूछो तो सब उसको जो है एंटरटेन नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा उनका अलग है, रिलेशंस इतना वो वैल्यू नहीं देते जितने कि हम देते हैं अपने रिलेटिव्स को। तो जैसे इमरजेंसी की बात हो रही है, इमरजेंसी का उनका मीनिंग क्या होता है? उनका मीनिंग होता है इमरजेंसी का सिंपल सा, कि अगर कोई बहुत आपके पेरेंट्स है, आपका मतलब फैमिली में वो है, ब्रदर या सिस्टर कोई भी है, अगर उनके साथ कल को कोई बात हो जाती है तो आप इमरजेंसी में वापस आ सकते हो। वापस क्या आ सकते हो? उसको देखने के लिए आ सकते हो। और अगर आप ये कहो कि मेरी सिस्टर की मैरिज हो रही है मैं जा रहा हूं, तो उनको वो अजीब सा लगता है। तो वो रिलेशनशिप को ना इतनी वैल्यू नहीं देते जितनी कि हम लोग देते हैं। ओके सर। सर लास्ट में आप एसएसडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए सर, और बस फिर उसके बाद फिर जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उसकी तरफ, उसके खिलाफ फिर उसकी तरफ से फिर आएंगे सर लाइव फिर एक बार।
तो थोड़ा SSW में अभी सिर्फ वही 2 ही कैटेगरीज हैं, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि एक जापानीज टीम आई हुई है जो कि NSDC वगैरह भी गई है, हमारे यहाँ पर भी आई थी। तो वहां से यही थोड़ी बहुत सुनने को मिल रही है न्यूज के आने वाले टाइम में विद इन 4 to 5 months दूसरे सेक्टर्स के स्किल टेस्ट भी इंडिया में स्टार्ट होने वाले हैं। ये कौन कौन से होंगे ये नहीं पता, लेकिन 5 to 6 उन्होंने बोला। तो उसमें होटल वाला भी हो सकता है, उसमें IITI के जो बच्चे हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का है वो भी हो सकता है इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें SO की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट ही बच्चे भेजना स्टार्ट कर देंगे। लेटेस्ट न्यूज तो यही है। ठीक है सर। और सर क्योंकि बोलना चाहेंगे सर हम कि बहुत सारे जो नाम तो नहीं लेना चाहेंगे सर, लेकिन बोल रहे हैं कि जिन लोगों के साथ जैसे मैं वीडियो आया था उस समय सर हमारे पास मैसेज आया कि आप लाइव आके बता सकते हैं ये, तो उन लोग को हम बताना चाहते हैं कि देखिए आपके साथ फ्रॉड कब होता है, हम आपको थोड़ा सा आपको डिटेल में हम बता देते हैं कि फ्रॉड वहां होगा जब आप उस इंस्टीट्यूट में पहले पैसा दे चुके हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट है, चलिए मान चलिए फुरसावा ही ले लेते हैं, ठीक है। ए इंस्टीट्यूट में आप सर के पास 1 लाख रुपया पहले ही दे दिए जापान जाने से ही पहले, और आप सर जी मतलब जापान नहीं भेज रहे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू करा रहे हैं, फेक इंटरव्यू करा के पैसा ले रहे हैं आपसे, तो उस सेक्टर में आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। सर पैसा भी नहीं दे सकता, आप पे खिसिया सकते हैं, जो भी इस तरह का, अगर वहां पे आपका फ्रॉड होगा। अगर जहां पे जो इंस्टीट्यूट पहले पैसा नहीं ले रहा और वो आपके पास वही आने के बाद जापान जाने से पहले ही 5-10 दिन पहले ही वो बताते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स बन गया, आप पेमेंट पे कीजिए, उसके बाद जापान जाइए, तो वहां पे आपका ये फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन जहां पे ऑलरेडी पहले आप पेमेंट दे दिए वहां पे फ्रॉड होगा। और देखिए अगर आप जहां कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो लेट कर रहा है भेजने में, अगर आप ऑलरेडी पहले पैसा नहीं दिए हैं तो आप इच्छुक हैं कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके, कोई भी इंस्टीट्यूट से आप जा सकते हैं जापान, तब फ्री है। लेकिन हाँ जहां इंस्टीट्यूट में आप पैसा दे दिए हैं 1 लाख रुपया, तो वहां से प्रॉब्लम होगा कि बताया कि 1 लाख रुपया दे दिए, अब यहां फंस गए, अब अगला इंस्टीट्यूट में देंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा, वहां पे पैसा देने पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मुझे वो जिस इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं सबसे पहले मुझे पैसा पे नहीं करना है, सबसे पहले पैसा पे नहीं करना है, ठीक है। हाँ टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद जो आपका उस इंस्टीट्यूट का जो फी होगा वो आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सर ज्वाइन होने के लिए, थैंक यू सर। जापान से भी अंकित और बासु ज्वाइन